Will be addressing students of ITI, NIT and Central Universities of the Northeast region. Let's take you straight to Guwahati. श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, डोनर विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, असम राज्य के मंत्री श्रीमान शरद जी, डॉक्टर आरपी सिंह, श्रीमान गौतम बरुआ जी, श्रीमान गौतम विश्वास जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, नौजवान साथियों, और इस समय ऑनलाइन नॉर्थ ईस्ट के कई विद्यार्थी भी इस समारोह में शरीक हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में बहुत विलंब हुआ। क्योंकि आज सुबह मुझे सिक्किम से चलना था, लेकिन वेदर साथ नहीं दे रहा था, बार बार समय बदलना पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार पहुंच ही गया। कभी कभी देर होती है लेकिन पहुंचता हूं। आज यहां दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो ट्रिपल आईटी का नए भवन का शिलान्यास और दूसरा आईसीटी एकेडमी की शुरुआत। हम सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, लेकिन 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, इसका कारण क्या है? तो पूरा विश्व ये मानता है कि 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है, इंफॉर्मेशन की सदी है, और इसलिए जो इंफॉर्मेशन नॉलेज उस क्षेत्र में अगुवाई करेगा वह दुनिया की अगुवाई करेगा, वो लीडरशिप करेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। पैंसठ % जनसंख्या इस देश में 35 साल से कम उम्र की है, 35 से भी नीचे है। जिस देश में सदियों से एक परंपरा रही है, जब जब मानव जात ज्ञान युग से गुजरी है, हमेशा हमेशा भारत ने नेतृत्व किया है। और अगर 21वीं सदी में डेमोग्राफिक डिविडेंड ये अगर हमारी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या में जिस देश के पास नौजवान हो तो उसके सपने भी जवान होते हैं।
और जवान सपनों में समर्पण का भाव भी होता है, ऊर्जा भी होती है। भारत इस परिस्थिति का फायदा कैसे उठाए, इस अवसर को भारत किस प्रकार से दुनिया के विश्व के पटल पर एक शक्ति के रूप में उभर सके, ये अवसर भी है, चुनौती भी है। और जिंदगी बिना चुनौतियों को कभी सफल नहीं होती है। जो चुनौतियों को पार करता है वही अवसर को पाता है और वही अवसर को सिद्धि में परिवर्तित कर सकता है। आज पूरे विश्व में जितने भी मानकों पर दुनिया की चर्चा होती है, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देख लीजिए, आईएमएफ का रिपोर्ट देख लीजिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्लोबल लेवल की कुछ कहें, एक बात साफ साफ उभर करके आती है और सर्वदूर से एक ही प्रकार से आती है, और वो ये कि आज बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी का नाम है हिंदुस्तान। आए दिन खबरें आती हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का माहौल है, विश्व आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। ऐसे संकट के काल में एक अकेला हिंदुस्तान अपने पैरों पर स्थिर खड़ा है और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। और यह भी विश्व मानता है कि आने वाले दिनों में भारत इससे भी अधिक गति से आगे बढ़ने वाला है। ये जो अवसर आया है, इस अवसर का अगर फायदा उठाना है तो हमें हमारी युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और इसलिए सरकार ने जिन बातों पर ध्यान दिया है वे बिखरी हुई चीजें नहीं है। सरकार में है, कुछ करना पड़ता है, चलो कुछ करते रहें, ऐसा भी नहीं है। एक के बाद एक कदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। एक के बाद एक कदम अंतिम परिणाम को प्राप्त करने का अवसर है। पहली बार इस देश में स्किल डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। पहले क्या था, हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से स्किल डेवलपमेंट का काम करता था। लेकिन जब इतने बड़े डिपार्टमेंट के कोने में स्किल डिपार्टमेंट चलता है तो उसके पर फोकस नहीं रहता था। चीजें चलती थी, कागज पे सब दिखता था, लेकिन धरती पर नजर नहीं आता था। हमने अलग स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया और पूरे देश में 21वीं सदी के अनुकूल किस प्रकार का मैन पावर तैयार करना चाहिए, किस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहिए, और न सिर्फ हिंदुस्तान, वैश्विक संदर्भ में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। आप कल्पना कर सकते हैं जब दुनिया पूरी बूढ़ी हो रही हो, दुनिया के पास पैसे हो, उद्योग कारखाने लगे हुए हो, लेकिन चलाने के लिए नौजवान न हो तो क्या होगा।
पूरी विश्व को 2030 के बाद बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ग्लोबली मैन पावर पहुंचाने का काम अगर कोई कर सकता है, हिंदुस्तान कर सकता है। दुनिया के हर कोने में भारत का नौजवान जाकर के उस देश के जीवन में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब पूरे ग्लोबल रिक्वायरमेंट को अगर ध्यान में रखें, तो आज से हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान में वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, वो मैन पावर तैयार हो जो आने वाले दिनों में ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाए। दूसरी तरफ भारत सिर्फ सेवादार बना रहे क्या? तो ये बात तो हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए हमारे देश में हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। आज देश पेट्रोलियम पैदावार के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट, जो पहली 3-4 चीजें हैं देश में जिसमें हमारा सबसे ज्यादा धन विदेश में जाता है, उसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट। चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस हो। अब जिस देश में ऐसी बढ़िया आईआईटी हो, जिस गुवाहाटी के आईआईटी के जो गुवाहाटी यहां की आईआईटी के कारण पहचाना जाता है, यहां के आईआईटी ने गुवाहाटी को एक नई पहचान दी है। लेकिन उस देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड भी हमें इंपोर्ट करना पड़े, ये अच्छी बात है क्या? थर्मोमीटर भी बाहर से लाना? बीपी कम हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, वो भी फॉरेन का इंस्ट्रूमेंट तय करेगा क्या? दोस्तों, ये चीज बदलनी है। मैं आज आपके बीच आया हूं चुनौती लेकर के। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये तो हम बना सकते हैं ऐसा नहीं, हम दुनिया को दे सकते हैं। इस देश के पास टैलेंट की कमी नहीं है, इरादों की भी कमी नहीं है। हर नौजवान के पास कुछ न कुछ करने का इरादा है। तो क्यों न हम हमारे देश की इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं मेक इन इंडिया की बात को आगे बढ़ाएं। और दुनिया ने भारत के लोगों का लोहा माना है। आज सिलिकॉन वैली में जाइए, एड्रेस तो यूएसए का है, लेकिन चेहरा हिंदुस्तानी है। हर तीसरी चौथी कंपनी का सीईओ हिंदुस्तानी है। 50%, 60% काम करने वाले नौजवान हिंदुस्तानी है। इस देश के पास टैलेंट भी है। भारत ने मार्स मिशन किया, ऑर्बिट में हम पहुंचे। दुनिया में हम पहले देश हैं जो मार्स ऑर्बिट मिशन में पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। दुनिया के और देशों ने सफलता 20-20, 25-25 बार ट्रायल करने के बाद मिली, भारत को पहली बार मिल गई।
और खर्चा कितना? आप गुवाहाटी में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाएं तो 10 रुपया लगता होगा। हम मार्स मिशन में सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर पर गए। हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे कम खर्चे में हम मार्स मिशन पर पहुंचे। ये कैसे संभव हुआ? हमारे नौजवानों की टैलेंट के कारण, तजुर्बे के कारण, कुछ कर गुजरने के इरादे के कारण। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो तो वो देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का सपना क्यों न देखे। हमारा दूसरा क्षेत्र है डिफेंस। क्या भारत अपनी सुरक्षा के लिए आजादी के 70 साल के बाद भी औरों पर डिपेंडेंट रहे? अश्रु गैस जो है ना, अश्रु गैस, रोने के लिए भी टीयर गैस, वो भी बाहर से लाना पड़ता है। ये स्थिति बदलनी है दोस्तों। हम हमारी रक्षा के लिए जो आवश्यकता है वो तो हम बनाएं, इतना ही नहीं दुनिया को हम सप्लाई भी करें, ये ताकत हमारी होनी चाहिए। हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते हैं। और आप में से कई लोग हैं मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर। कुछ लोग मेरी नरेंद्र मोदी ऐप पर भी कुछ न कुछ लिखते रहते हैं गुवाहाटी से। लेकिन मोबाइल फोन बाहर से लाना पड़ता है। और इसलिए दोस्तों, हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे ट्रिपल आईटीज हैं, हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां मेक इन इंडिया का मुझे माहौल क्रिएट करना है। अभी से विद्यार्थी के मन में विचार होना चाहिए कि मैं शस्त्रास्त्रों की दुनिया में भारत को यह अमानत दूंगा ताकि दुनिया हमें कुछ न कर पाए। हम आईसीटी के क्षेत्र में जा रहे हैं। आईसीटी, हम व्यापार धंधे के लिए नए नए सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत तो क्रिएट कर लें, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती, और सारी दुनिया के सामने है, और वो चुनौती है साइबर सिक्योरिटी की। हर कोई परेशान है, कहीं कोई हाईजैक तो नहीं कर लेगा, मेरी पूरी फाइल चली तो नहीं जाएगी, मैं रिसर्च कर रहा हूं कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, दुनिया को कोई ठप तो नहीं कर देगा। हवाई जहाज उड़ता होगा और साइबर अटैक करके उसको वहीं रोक दिया जा सकता है और फिर वो नीचे ही आएगा। ये संकट है, दुनिया डरी हुई है। टेक्नोलॉजी ने जहां जहां पर हमको पहुंचाया है, तो उसके साथ हमारे सामने चुनौतियां भी आई है। क्या हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान विश्व को साइबर सिक्योरिटी देने के लिए नेतृत्व नहीं कर सकते क्या? अगर दुनिया में किसी को भी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होगी, भारत के नौजवान पर उसको भरोसा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको ये काम होगा। ये नहीं कर सकते क्या? और इसलिए दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के मेक इन इंडिया, 2 दिन पहले आप में से कई लोग शायद मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए होंगे, जब मैं 2 दिन पहले दिल्ली में स्टार्टअप का आरंभ किया। जब मैं पहले स्टार्टअप कह रहा था तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता क्या कह रहा है ये। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। जब लाल किले से हमने कहा तो ऐसे ही आकर के चला गया विषय, पता ही नहीं चला कि कहीं रजिस्टर ही नहीं हुआ। लेकिन अभी जब स्टार्टअप का कार्यक्रम हुआ, लाखों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। एक नया मूड बना है देश में।
नौजवान सोच रहा है मैं रोजगार के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, मैं अपने पैरों पर नई चीज खोज करके दुनिया के बाजार में ले आऊंगा, नए तरीके से ले आऊंगा। स्टार्टअप का एक माहौल बना है। वर्तमान में जो नई पीढ़ी है वो जॉब सीकर नहीं बनना चाहती है, वो जॉब क्रिएटर बनना चाहती है। और सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के भरोसे उसे बल देना चाहती है। और इसलिए अभी आपने देखा होगा, हमने कई नई योजनाएं घोषित की है, नए इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि भारत दुनिया का स्टार्टअप का कैपिटल बन सकता है। जिस देश के पास इतनी टैलेंट हो वो दुनिया का कैपिटल बन सकता है। और मैंने देखा, आपने भी शायद टीवी पर ये चीजों को ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इंटरनेट पर सारी चीजें इन दिनों अवेलेबल है। 22, 25, 27, 30 साल के नौजवान अरबों खरबों रुपए का व्यापार करने लगे और 2-3 साल में करने लगे और 5,000, 10,000, 25,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जस्ट अपना दिमाग और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। और जमाना ऐप का है, हर चीज का ऐप बनता है और दुनिया जुड़ जाती है। मैं भी अब जुड़ गया। लेकिन हमारे नौजवानों की जो बुद्धिमत्ता है वो कुछ कर गुजरने की बुद्धिमत्ता है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट से लेकर के स्टार्टअप तक की यात्रा, मेक इन इंडिया, पहले मेक फॉर इंडिया और बाद में मेक फॉर ग्लोबल, ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसमें टेक्निकल फोर्स एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर हाथ में हुनर होना चाहिए। कभी कभी हम लोग रोते बैठते हैं। हमारे देश में कुछ ये भी आदत है, समस्याएं होती है, हर किसी के नसीब में मक्खन पर लकीर करने का सौभाग्य नहीं होता है, पत्थर पर लकीर करने की ताकत होनी चाहिए। और अगर हम अपने आप को युवा कहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह होती है तो वो मक्खन पर लकीर करने के रास्ते न ढूंढे, वो पत्थर पर लकीर करने की ताकत के लिए सोचे। अगर ये इरादे लेकर के हम चलते हैं तो हम अपनी तो जिंदगी बनाते हैं, लेकिन कईयों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कारण भी बनते हैं। तो भारत में हमारी जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे आईआईटी हो या हमारी आईटीआई हो, छोटे से छोटी टेक्निकल इकाई से लेकर के टॉप मोस्ट टेक्निकल वेंचर, इन दोनों के अंदर एक सूत्रता होनी चाहिए और हम देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामर्थ्यवान बने। समस्याएं अपने आप उसका रास्ता भी खोज करके आती है। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसके कोख में समाधान भी पलता ना हो। सिर्फ पहचानने वाला चाहिए। हर समस्या की कोख में समाधान कभी पलता है, उस समाधान को पकड़ने वाला चाहिए, समस्या का समाधान निकल आता है। मैं चाहूंगा मेरे नौजवान चीजों को देखें तो उसके मन में पहले ये ना आए कि यार ऐसा क्यों है, जो सो है यार, ये है, ऐसा करेंगे तो ये नहीं रहेगा। हम बदलाव ला सकते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया को हम बदले। पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में स्कूल के कुछ बच्चों को बुलाया गया था। हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे लोगों को काफी एनकरेज करने के अनेकविध कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, मोदी जी एक बार आइए, जरा देखिए। 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के बच्चे थे और मैंने देखा कि स्वच्छ भारत के विषय में टेक्नोलॉजी क्या रोल कर सकती है, कौन सी इनोवेटिव इक्विपमेंट क्रिएट किया जा सकता है जो स्वच्छ भारत के लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है उसकी पूरी कर सके।
8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई थी, मैं हैरान था। इसका मतलब ये हुआ कि हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य होता है। अगर इंडिया के पास मिलियन प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान के पास बिलियन ब्रेन भी है। और इसलिए दोस्तों, नया भवन तो मिलेगा, हिंदुस्तान के पूर्वी शोर में ये ज्ञान का सूरज ऐसा तेजोमय रूप में निकले को पूरे हिंदुस्तान को ज्ञान से प्रकाशित कर दे। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। You heard Prime Minister Modi there at IIT Guwahati, where he's laid the foundation stone for IIIT as well, and he has exhorted the youth who he was addressing to contribute to not just Make in India but also Make for India and then Make for Global as well. He drew attention to Startup India as well, how youth are signing up to be part of this revolution that India is looking to make India the startup capital of the world, and he's asked youth to join in as well. We'll keep you updated on his tour of the Northeast. Stay tuned for all the latest to DD News. Prime Minister Narendra Modi addressed a BJP youth rally